नमस्कार, मैं हूं पल्लवी त्यागी और स्वागत है आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। अगर दिन भर किसी भी वजह से आपसे कोई खबर छूट गई है तो इस आधे घंटे में हमारे 24 रिपोर्टर लेकर आ रहे हैं दिन भर का हाल। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के चुनाव कार्यालय ने साफ किया है कि मोदी ने प्रियंका को बेटी नहीं कहा। मोदी के ऑफिस ने इंटरव्यू का वो हिस्सा जारी किया है जिसमें मोदी प्रियंका का जिक्र कर रहे हैं। पर अभी भी आपके ऊपर निजी हमले लगातार हो रहे हैं और खास करके अब तो प्रियंका गांधी मैदान में हैं और वो सीधा सीधा आपको चुनौती दे रही हैं, आपकी सरकार को। आप देखिए, मैं इसको सीरियस नहीं लेता हूँ इन आरोपों को या प्रियंका गांधी, मैं दोनों चीजें जी। मैं इन बातों को सीरियस इसलिए नहीं लेता हूँ कि कोई भी बेटी अपने भाई के विजय के लिए, माँ के विजय के लिए सब कुछ करेगी और मैं मानता हूँ इतना तो उनको हमने अवसर देना चाहिए कि आखिर बेटी बेटी है। माँ के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी, भाई के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए। पर बीजेपी के नेता उन पर लगातार हमले कर रहे हैं और एक बेटी के नाते वो कुछ भी कहें मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि उसको हक है अपनी माँ के लिए मेहनत करना, उनका हक बनता है अपने भाई के लिए काम करना। इससे भी 10 गालियां और देगी तो भी बेटी बेटी है, उसके प्रति नाराज नहीं हो सकती। प्रियंका को बेटी कहने के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी तेज हो गई थी। प्रियंका ने भी कहा था कि वो राजीव गांधी की बेटी हैं और उनसे किसी की तुलना नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी ने कहा बेटी जैसी है, राजीव गांधी की बेटी हूँ। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साधा है निशाना। चिदम्बरम ने कहा कि दूरदर्शन को दिए गए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि प्रियंका उनकी बेटी जैसी हैं, लेकिन चिदम्बरम ने कहा उन्हें शक है कि प्रियंका भी उन्हें अपने पिता जैसा मानेंगी या नहीं। I'm not aware of what was said or what was edited. I'm happy that Shri Narendra Modi considers Ms. Priyanka as his daughter. I'm not sure whether Ms. Priyanka would be happy to consider Shri Narendra Modi as a father figure. I'm not sure about that. हालांकि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित इंटरव्यू में मोदी का वो हिस्सा नहीं दिखाया गया जहां उन्होंने प्रियंका को बेटी जैसा कहा था। ये प्रश्न तो आप कांग्रेस से पूछना चाहिए। जितने भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कैन से इट इज एट एन आर्म्स डिस्टेंस, प्रसार भारती इज इंडिपेंडेंट। या तो प्रसार भारती जवाब दें या मिनिस्ट्री दें। कहीं ना कहीं कुछ दबाव के वजह से ही सेंसर हुआ है और कट भी हुआ है। इट्स अ शेम when at one point in time the Congress party speaks about freedom of speech। ऐसे सेंसर का स्पेस अभी भी है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। यूपी के अमेठी में भाई राहुल गांधी के प्रचार में जोर शोर से जुटी प्रियंका गांधी ने विचारधारा के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो नफरत फैलाती हैं। लोकतंत्र में शक्ति आपकी है, सत्ता आपकी है। ये बात आप अच्छी तरह से समझिए और बहुत जागरूक बन जाइए, क्योंकि कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो देश में फैली हैं जो विनाशक है, फूट फैलाती हैं, नफरत फैलाती हैं। अमेठी में राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास से। अमेठी में 7 मई को मतदान होगा। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कांग्रेस मोदी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी हुई है। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने मोदी की गिरफ्तारी की मांग की है। Within the polling area, in or near the polling station, he has not only conversed, he has displayed, he has done a violation under section 130, which is a cognizable offence. Therefore, our request is that 130 should also be added along with 126 and he should be arrested. गैर वाजिब और हास्यास्पद तरीके से जो कांग्रेस पार्टी एक बच्चे की तरह बार बार दौड़ कर जाती है चुनाव आयोग के सामने, मुझे यही लगता है कि इनके पास अपने मुद्दों पर कुछ नहीं बचा। हम तो सुशासन और विकास की बात करते हैं, इन्होंने अपने को एक बचकानी हरकत के रूप में सिर्फ शिकायतकर्ता बनाया है। नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद में वोटिंग के बाद कमल चिन्ह दिखाया था, जिसकी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस मामले में मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज है। कांग्रेस की शिकायत पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस उनसे डरी हुई है।
आचार संहिता तोड़ने को लेकर केस दर्ज होने के बाद अब नरेंद्र मोदी का दर्द सामने आया है। मोदी ने कहा है कि कांग्रेस अब डर गई है और अब वो ये बात पचा नहीं पा रही है कि एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई किसी को चाकू दिखाए, एफआईआर समझ में आ सकती है। कोई किसी को पिस्तौल दिखाए, एफआईआर समझ में आ सकती है। मुझ पर एफआईआर इसलिए लगी है कि मैंने लोगों को कमल दिखाया। आप कल्पना कर सकते हो कि कांग्रेस पार्टी कितनी बौखलाई हुई है, पराजय कितना सामने दिख रहा है। आंध्र प्रदेश की रैली में मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि मां बेटे की पार्टी आंध्र का अपमान करने में कभी भी पीछे नहीं रही। आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना और सीमांध्र तो बना दिया, लेकिन यहाँ की जनता को विश्वास में नहीं लिया। ये माँ बेटे की सरकार ने जब भी मौका आया है आंध्र का अपमान करने में, कभी भी उन्होंने पीछे नहीं रहे हैं। तेलंगाना बनाया, सीमांध्र बनाया, लेकिन यहाँ की जनता को विश्वास में नहीं लिया। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने दावा किया है कि चुनाव के बाद न तो बीजेपी की सरकार बनेगी और न ही मोदी की। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में सलमान खुर्शीद ने यह दावा किया। नहीं, मोदी जी की तो भूल जाइए। मोदी जी को अब ये तय करना चाहिए कि वो करेंगे क्या आगे। सरकार उनकी नहीं बन रही है, उनको ये तय करना चाहिए वो करें क्या, गुजरात में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनको ये तय करना पड़ेगा। कहीं गुजरात उनके हाथ से ना निकल जाए। सलमान खुर्शीद ने वाराणसी में मोदी के गंगा मां वाले बयान पर भी चुटकी ली। माँ गंगा ने बुलाया ये कहकर गए बनारस और वहां वापस आके बिना माँ से मिले। डर था क्या? इस बात का डर था कि माँ कहेगी कि इतने पाप नहीं धो सकती हूँ मैं, इस बात का डर था। सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। चेन्नई में हुए धमाकों को लेकर बीजेपी ने चिंता जाहिर की है। बीजेपी ने कहा है कि कल नरेंद्र मोदी की रैली इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी ने केंद्र सरकार से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के सख्त इंतजाम करने को कहा है। हम याद दिलाते हैं आपको कि कल शाम को श्री नरेंद्र मोदी जी के रैली जो हुआ तिरुपति में, वो इससे बहुत नजदीक पड़ता है और हमें पहले से चुनाव की शुरुआत से होम मंत्री को याद दिलाते हुए हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को थोड़ा ध्यान रखने के लिए उनका अटेंशन ड्रॉ किया है। हम होम मिनिस्टर के पास ये बात भी बोले कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन है। तमिलनाडु के चेन्नई रेलवे स्टेशन पर आज सुबह हुए 2 धमाकों में 22 साल की एक महिला की मौत हो गई है और 9 अन्य लोग घायल हो गए हैं। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में सुबह 7:15 बजे 2 धमाके हुए। रेलवे के मुताबिक धमाके में 9 लोग घायल हो गए हैं और स्वाति नाम की एक महिला की मौत हो गई है। रेलवे ने महिला यात्री के परिजनों को 1 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपए और मामूली रूप से जख्मी को 5,000 की सहायता देने का ऐलान किया है। माननीय रेल मंत्री ने 1 लाख रुपए जिनकी डेथ हो गई थी उनको एक्सप्रेशिया अनाउंस किया है और 25,000 रुपए ग्रीवियस इंजरीज के लिए और 5,000 रुपए सिंपल इंजरीज के लिए। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर काजीरंगा एक्सप्रेस के अंदर दोहरे धमाके की जांच में गृह मंत्रालय को झटका देते हुए तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में हालांकि राज्य सरकार ने ये कहा है कि इस मामले की जांच राज्य की सीबीसीआईडी को सौंपी गई है और मामला दर्ज किया गया है आईपीसी और रेलवे एक्ट के तहत, न कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, जो कि केंद्रीय धाराएं हैं आतंकवादी मामलों से निपटने के लिए। गृह मंत्रालय ने अब ये तय किया है कि अपनी तरफ से वो जांच की टीम चेन्नई भेजेगा ताकि ये साफ हो सके कि धमाके किस तरीके से अंजाम दिए गए और धमाके के पीछे कौन सा आतंकी संगठन है। हाल के दिनों में जिस तरीके से राजीव गांधी के हत्यारों की माफी दी गई और उसके बाद अब ये मामला आया है, तो साफ है केंद्र से दो हाथ करने के मूड में दिख रही है जयललिता की सरकार। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में 2 धमाके हुए। कैसे हुए ये धमाके, आइए आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं। बैंगलोर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन सुबह 7:05 पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। ठीक 10 मिनट बाद पहले ट्रेन के स्लीपर कोच S4 में और फिर S5 बोगी में 2 धमाके हुए।
तो 7:35 में अथाटी में हम लोग पहुंचा। उसी समय में मैं बच्चा लोग के ब्रेकफास्ट के लिए हम तो निकल आए। उसे निकल के अचानक से ब्लास्ट हो रहा है। 2 बार 3 बार मैं तो सुनाया। उसके तो मैं देखा मेरा रूम मेरा जगह में देखने से फट गया। उसी समय तो मेरा बच्चा 2 ऐसा घायल हो रहा है। When train came to the Chennai station around 7:15, okay, some sound came out. ट्रेन धमाके में 24 साल की स्वाति की मौत हो गई। स्वाति को हाल ही में नौकरी लगी थी। उसकी शादी भी हाल ही में तय हुई थी, लेकिन इस धमाके ने उसके परिवार की खुशियां छीन ली। दादी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। घर में सन्नाटा पसरा है। गुंटर के श्रीनगर इलाके की गलियां खामोश है। वो इसलिए क्योंकि बंगलोर गुवाहाटी ट्रेन में हुए बम धमाके ने 24 साल की स्वाति की जिंदगी खत्म कर दी। स्वाति को हाल ही में बड़े आईटी कंपनी TCS में नौकरी लगी थी। हैदराबाद के जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक करने वाली स्वाति का कैंपस सिलेक्शन हुआ था। एक दिन पहले ही स्वाति ने अपने माता पिता को बताया था कि वो ट्रेन से आ रही है। स्वाति की शादी भी हाल ही में तय हुई थी, बस तारीख तय होना बाकी था। परिवार स्वाति की शादी की खुशियां मनाने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी मौत की खबर ने सब कुछ छीन लिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने टीवी पत्रकार अमृता राय से जुड़े सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी कायर हैं, जो 30 साल तक अपनी पत्नी से रिश्ते छिपाते रहे। As far as I am concerned, I don't hide my relationship, which Mr. Modi does. I am absolutely clear in this. I am not a coward, which Mr. Narendra Modi unfortunately is. Sir, this is not an unethical thing. Well, whatever it is, it's a private matter, which I have made it public. शादी से जुड़े सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अमृता के तलाक की कानूनी कार्रवाई पूरी होते ही वो शादी पर फैसला लेंगे। दिग्विजय सिंह के एक टीवी पत्रकार के साथ करीबी रिश्तों को लेकर शुरू हुए नए विवाद को लेकर उमा भारती ने दिग्विजय सिंह पर साधा है निशाना। उमा भारती ने कहा है कि दिग्विजय सिंह को अपनी पहली पत्नी की चिता शांत होने तक इंतजार करना चाहिए था। भाभी को मरे हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ, तो ठीक है, हो सकता है कि भाभी से पहले से मित्रता रही हो, जिनके फोटो आ गए। लेकिन मैं दादा भाई को कहूँगी कि प्लीज कम से कम भारतीय संस्कृति की जो मान मर्यादाएं होती हैं, कि जिस जीवन संगनी ने कभी सामने नहीं आई, वो पूरी राजनीति आपकी चलाई, उसकी एक बरसी तो पूरी घोषणा दी। उमा भारती ने प्रियंका पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी तुलना राखी सावंत से नहीं हो सकती। राखी तो मेहनत करके आगे बढ़ी हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री राहिल शरीफ ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस की तरह है। कश्मीर समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। इस समस्या का समाधान कश्मीरी लोगों की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। कश्मीर हमारे लिए गले की नस की तरह है। पाकिस्तान की सेना शांति चाहती है, लेकिन वो भी किसी तरह के हमले का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ के कश्मीर को लेकर दिए गए भड़काऊ बयान की कांग्रेस और बीजेपी ने एक सुर में कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बजाय हिंदुस्तान को नसीहत देने के अपने आंतरिक मामलों और अपने उग्रवाद का खात्मा करें। अगर उनमें थोड़ी सी भी लियाकत है तो वो सबसे पहले मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और ऐसे सब उग्रवादियों को फौरन हिंदुस्तान को दें। उसके बाद सारे उग्रवादी कैंप्स बंद करें, तब जाकर वो अपनी साफ नीयत साबित कर पाए। हमारी तरफ देखने के बजाय वो पहले अपने ISI को कहें कि वहाँ पे जर्नलिस्ट का जो दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, और बहुत बड़े नामी जर्नलिस्ट का पाकिस्तान में ISI के हाथों से, पहले उसको रोके। कश्मीर और मोदी पर पाकिस्तान की नई बयानबाजियों का ये सिलसिला दरअसल मोदी के दाऊद पर दिए बयान के बाद शुरू हुआ है। मोदी ने गुजराती न्यूज चैनल संदेश को दिए इंटरव्यू में कहा था कि दाऊद को भारत लाने से पहले क्या मीडिया को बताना होगा। पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था? क्या कर रहे हैं लोग?
मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। शर्म आती है मुझे कि भारत के गृह मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के भाई और यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने की है मायावती पर अभद्र टिप्पणी। शिवपाल ने मायावती और कांशीराम के रिश्तों पर सवाल उठाए हैं। इलाहाबाद में शिवपाल यादव ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती और स्वर्गीय कांशीराम के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मायावती ने कीमत चुकाकर सियासत में जगह बनाई है। इसके बारे में, चरित्र के बारे में तो सब जानते कैसे बनी है, मान्यवर कांशीराम ने कैसे बनाई है और लोगों ने कैसे बनाई है, क्या क्या करती थी। आज हो सकता है करोड़ों हो गई हो, लेकिन उस समय के याद करो कैसे 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 बनी है। तो उनके चरित्र के बारे में है तो वो पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई है, पागल हो रही है। इलाज की जरूरत है, उसे तुरंत उसका इलाज कराया जाए, मेरी मांग है। यूपी के समाज कल्याण मंत्री आजम खान ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर अपनी भड़ास निकाली है। आजम खान ने कहा कि चुनाव आयोग खुद को राजनीति का खुदा ना समझे। इलेक्शन कमीशन को ये बताना चाहते हैं कि वो अपने आप को नाउजुबिल्लाह राजनीति का खुदा न समझे। भड़काऊ भाषण के मामले पर चुनाव आयोग ने आजम खान की रैलियों और जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद से लगातार आजम खान चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। काले धन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के गठन को मंजूरी दे दी है। अगर इस एसआईटी की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जस्टिस एमबी शाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से साफ किया है कि सरकार 3 सप्ताह के दौरान जो है वो एसआईटी का जो गठन को मंजूरी दी है उसको नोटिफाई करे। वहीं याचिकाकर्ता राम जेठमलानी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले 3 दिन के अंदर जो 26 में से 8 नाम अभी तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं किए थे, नहीं बताना चाह रही थी, वो 8 नाम भी याचिकाकर्ता राम जेठमलानी को अगले 3 दिन के दौरान बताने होंगे।